नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि 16 महाजनपदों में से केवल मगध का ही विकास क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण क्या थे और यहां पर कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे की जो कारण रही है वो रही है इसकी भौगोलिक परिदृश्य। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जंगल, पहाड़, ये सारे क्षेत्र पाए जाते थे, जिसके कारण से इन जंगलों में हाथियां अत्यधिक मात्रा में देखने को मिला है और इन हाथियों का प्रयोग उस समय सेना के लिए किया जाता था। दूसरी बात ये कि मगध जो है चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। इसका लाभ बहुत ज्यादा मगध को हुआ, जैसे कि वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई, यात्रा की सुविधा जो है बहुत ही सस्ती हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त चूंकि गंगा, यमुना ऐसी कई सारी नदियां जो है आसपास में बह रही थी, तो वहाँ की जो भूमि थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, खेती भी अत्यधिक मात्रा में हुआ करता था। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि यहाँ पर खेती होने के साथ साथ नदियों की कनेक्टिविटी एक दूसरे क्षेत्रों के साथ बहुत ही अच्छी थी। तो ये दो प्रमुख कारण हो गए। तीसरा कारण ये है कि चूंकि यहाँ पर जंगल थे, पहाड़ थे, तो यहाँ पर खनिज भी बहुत ज्यादा मिला करता था। और कौन से खनिज? तो लौह खनिज। और इन खनिजों को निकाल करके मजबूत प्रकार के औजार और हथियारों का भी निर्माण किया जाता था। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था और कोई भी दुश्मन शासक जो है यहाँ पर आक्रमण करने ज्यादा नहीं आता था, क्योंकि पहाड़ियों पर से आक्रमण करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी। इस कारण से मगध का विकास बहुत तेजी से हुआ। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि बाद के दिनों में मगध की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र बना, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर अवस्थित था। आगे यदि हम बात करें तो राजगृह जो है 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, जहां पर किसी भी शत्रु के लिए पहुंचना बहुत ही कष्टदायक था। पाटलिपुत्र भी गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था और पर्याप्त साधनों के कारण यहाँ पर जो है कोई भी दुश्मन शासक आने के लिए सक्षम नहीं था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण से मगध का बहुत तेजी से विकास हुआ और 16 महाजनपदों में से मगध एकमात्र ऐसा जनपद था जो कि अन्य जनपदों को अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब हम बात करते हैं मगध की राजनीतिक स्थिति के विषय में। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में दोनों में अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कि यदि हम पुराणों के विषय में बात करें तो पुराणों के अनुसार बताया गया है कि मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो था बृहद्रथ वंश, जबकि बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था हर्यक वंश। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहद्रथ वंश के विषय में। तो बृहद्रथ वंश की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इनके पिताजी का नाम था चेदीराज वसु। इन्होंने अपनी पहली राजधानी गिरिव्रज को बनाया था और गिरिव्रज को कई सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कुशाग्रपुर, वसुमती, मगधपुर, बिंबिसारपुरी और बृहद्रथपुरी। तो ये नाम को भी आप लोग याद रखना, पेपर में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। आगे यदि हम बात करें तो बृहद्रथ वंश का जो प्रमुख शासक था उसका नाम था जरासंध, और ये जरासंध जो है वो बृहद्रथ का ही बेटा था। जरासंध अत्यंत पराक्रमी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। हरिवंश पुराण में उल्लेख किया गया है कि जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालव, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, शौबीर, मद्र, कश्मीर और गंधार के राजाओं को पराजित किया था और उसे पराजित करके वहां से राजस्व का वसूली भी किया करता था। जरासंध की जब मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु के बाद ही मगध जो है पतन की ओर चला गया, यानी कि इसके बाद ऐसा कोई भी उत्तराधिकारी मजबूत नहीं आए जो मगध को बनाए रखे। आगे यदि हम बात करें तो बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या उसी के मंत्री जिसका नाम था पुलिक उसके द्वारा किया गया और इसके बाद पुलिक ने अपने पुत्र बालक को मगध का शासक नियुक्त किया।
आगे यदि हम बात करें तो कुछ समय के बाद माहिये नामक सामंत ने राजा बालक की हत्या कर दिया और माहिये जो है अपने बेटा बिंबिसार को शासक बनाया और बिंबिसार जो है फिर एक नए राजवंश का स्थापना करता है जिसका नाम होता है हर्यक राजवंश या फिर हर्यक वंश। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हर्यक वंश के विषय में। हर्यक वंश का पहला राजा था बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेनिक या फिर सैन्य का उपाधि दिया गया था क्योंकि अस्थाई सेना का जो पहली बार स्थापना या फिर कहे तो विकास है वो बिंबिसार के द्वारा ही किया गया था। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के अनुसार बिंबिसार हर्यक कुल का शासक था। आगे यदि हम बात करें तो डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार के अंग विजय से मगध के उस विजय एवं विस्तार के नीति का शुरुआत हुआ जो अशोक के कलिंग युद्ध के साथ समाप्त हुआ था। बिंबिसार ने अंग के शासक बृहद्रथ को पराजित किया था और इसकी पुष्टि जो है दीघनिकाय और महावग से भी होता है। अंग विजय के बाद अंग की राजधानी चंपा का उपराजा अजातशत्रु को बनाया गया था। बिंबिसार ने 5 पहाड़ी जिनमें नाम आता है ब्राहु, ऋषभ, ऋषकगिरि, चैत्यक और व्यवहार, इनसे घिरे नवीन नगर राजगृह की स्थापना किया और राजगृह को उन्होंने अपना दूसरा राजधानी बनाया था, जबकि पहला राजधानी इसका गिरिव्रज ही था। ये बात को आप लोग याद रखना। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि बुद्ध घोष ने इस नई राजधानी को बिंबिसारपुरी कहा है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था 18 जून 2024 को, सम्राट बिंबिसार की पहली राजधानी का नाम बताएं। पाटलिपुत्र, गिरिव्रज, अवंती या फिर तक्षशिला। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका गिरिव्रज। बिंबिसार की पहली राजधानी गिरिव्रज था और दूसरी राजधानी था राजगृह। आगे यदि हम बात करें तो राजगृह का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद से करवाया गया था। उत्तराध्यान सूत्र में बिंबिसार को राजाओं का सिंह कहा गया है। बिंबिसार को सैन्य उपनाम दिया जाता है क्योंकि वह पहला राजा था जिसने पहली बार अस्थाई सेना का गठन किया था। सुतनीपाद के अनुसार बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र भी था और उसका संरक्षक भी। बुद्ध से पहली बार उन्होंने मुलाकात जो है ज्ञान प्राप्ति से 7 वर्ष पूर्व किया था और इसके बाद जो है दूसरी मुलाकात ज्ञान प्राप्ति के बाद राजगृह में किया था। तो ये पॉइंट को आप लोग याद रखना। विनय पिटक के अनुसार उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध संघ के लिए बेलवन बगीचा को दान में दिया था। आगे यदि हम बात करें तो वह पहला राजा था जिसने मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव रखा था। सिंहासन पर बैठते ही बिंबिसार ने साम्राज्यवादी नीतियों का अनुसरण किया और इस क्रम में सर्वप्रथम उसने अपने समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अब बिंबिसार की वैवाहिक संबंध की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिच्छवी गणराज्य के विषय में। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री थी चेलना, उनसे उन्होंने विवाह किया था और यही चेलना जो है वो अजातशत्रु को जन्म दी थी। इससे लाभ क्या हुआ बिंबिसार को, तो मगध की जो उत्तरी सीमा था वो इसका सुरक्षित हो गया था, जहां से लिच्छवी लोग बार बार मगध के उत्तर के दिशा में आक्रमण किया करते थे। तो पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा लाभ क्या हुआ कि वैशाली के व्यापार एवं गंगा के व्यापारिक जलीय मार्ग पर मगध का नियंत्रण हो गया था। दूसरा विवाह किया था कौशल राज्य के राजा परसेनजीत की बहन महाकोशला से। इससे भी इसको क्या क्या लाभ हुआ, तो मगध का कौशल राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। बिंबिसार को दहेज के रूप में 1 लाख वार्षिक आय वाला काशी प्रांत मिल गया। वत्स राज्य की ओर से मगध सुरक्षित हो गया था क्योंकि वत्स जो था वो उस समय कौशल का मित्र हुआ करता था। आगे यदि हम बात करें तो मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी उन्होंने विवाह किया था। इसे सैनिक शक्ति उसकी मजबूत हुई। विवाह के अतिरिक्त बिंबिसार ने कुछ राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संधि भी किया था, जैसे कि अवंती के साथ किया था, रोरुक के साथ किया था और इसके अतिरिक्त गंधार के साथ भी किया था। जैन लेखकों के अनुसार बिंबिसार के पुत्र का जो नाम दिया गया है उनमें शामिल है कुनिक, हल, बेहल, अभय, नंदीसेन और मेघ कुमार। बिंबिसार ने
अपने निजी राजवैद्य जिसका नाम था जीवक, उसको बुध और बुध के संघ का चिकित्सक नियुक्त किया था। महावर जातक तथा बुध घोष के अनुसार बिंबिसार की राज्यसभा में 80,000 ग्रामों के प्रतिनिधि भाग लिया करते थे। बुध घोष के अनुसार उसके साम्राज्य का विस्तार 300 योजन लगभग 900 मील था, जिसे अजातशत्रु के कार्यकाल में बढ़ा करके 500 योजन कर दिया गया था। आगे यदि हम बात करें तो बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार के कुछ पदाधिकारी थे, जैसे कि नाम आता है सर्वार्थक महामात्र का, यह सामान्य प्रशासक का एक मुख्य अधिकारी था। दूसरा आता है व्यवहारिक महामात्र, यह प्रधान न्यायिक अधिकारी और कहे तो न्यायाधीश था। तीसरा है सेना नायक महामात्र, ये सेना का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। ग्राम भोजक या फिर ग्रामकूट, ये चतुर्थ वर्ग का अधिकारी था जो गांव के मुखिया की भांति कार्य करता था। किसानों की पैदावार पर 1/10 यानी कि 1/10वां हिस्सा की दर से कर की वसूली किया करता था। मांडलिक राजा, ये संभवतः राजवंशीय और सामंत वंशीय हुआ करता था और इसे कई सारे भू प्रदेश दिए गए थे प्रशासन को चलाने के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो गए। आगे यदि हम बात करें तो मगध की राज्यसभा में वशस्कार और सुनित जैसे प्रधान अधिकारी थे जो शासन में बिंबिसार की सहायता किया करते थे। बिंबिसार का जो अंत है वो बहुत ही दुखद रहा, क्योंकि उसी का बेटा अजातशत्रु के द्वारा उसे गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया और कठोर यातना के पश्चात बिंबिसार की 492 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। अब बिंबिसार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। तो हेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में बिंबिसार मार्ग तथा बिंबिसार सेतु का उल्लेख किया है। यह भी कहा है कि जब राजगृह में आग लग गई तो नए नगर का निर्माण करवाया गया। फाहियान ने राजगृह का नगर का निर्माता जो है अजातशत्रु को बताया है। बिंबिसार ने समस्त भिक्षुओं के लिए तर्पण कर यानी कि नदी पार करने की जो शुल्क थी उसको समाप्त कर दिया था। बिंबिसार के काल से ही युद्ध काल में गठित की जाने वाली सेना मिलिशिया का पतन हुआ और अब से राजकीय कोष द्वारा प्रदत्त वेतन पर नियमित यानी कि अस्थायी सेना का गठन शुरू कर दिया गया। बिंबिसार के प्रशासनिक अधिकारियों में कोलिये यानी कि मंत्री, सुमन यानी कि मालाकार, कुंभा घोषक यानी कि कोषाधिकारी तथा व्यक्तिगत अधिकारियों में सोना कोलिविस प्रमुख थे। संपूर्ण राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा हुआ करता था। प्रांतों और ग्रामों को अपने स्थानीय शासन में काफी ज्यादा अधिकार प्राप्त थे। महावग के अनुसार बिंबिसार की राज्यसभा में समस्त ग्रामों के प्रतिनिधियों का स्थान हुआ करता था। आगे यदि हम बात करें इसकी न्यायिक व्यवस्था के विषय में तो राज्य की न्याय व्यवस्था कठोर थी। कारावास के अतिरिक्त शारीरिक दंड और मृत्यु दंड भी दी जाती थी। गलत सलाह देने के अपराध में बड़े से बड़ा पदाधिकारी भी पदच्युत यानी कि हटा दिए जाते थे अपने पद से। राज्य की उचित सेवा करने वाले पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाता था। जीवक राज्य का प्रमुख डॉक्टर यानी कि वैद्य था। उसने तक्षशिला से अपने ज्ञान की प्राप्ति की हुई थी। बिंबिसार के धर्म के बारे में अगर बात करें तो ये एक धर्म सहिष्णु शासक था। हर एक धर्मों का सम्मान किया करता था। कई धर्म उसे अपना अनुयायी बताते हैं। विनय पिटक के अनुसार वह महात्मा बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध बन गया था और उसने वेलवन बौद्ध संघ को दान में दिया था और जैन ग्रंथों उसे जैन बताते हैं। तो ये धार्मिक सहिष्णुता की बात को भी आप लोग याद रखना। एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना, महावग जातक में बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के विषय में। अजातशत्रु का कार्यकाल 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व के बीच रहा है। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, जिसे कई सारी किताबों में कुनिक या फिर अशोक चंद्र भी कहा गया है, शासक बना। यह भी अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। साम्राज्य विस्तार के क्रम में इन्होंने कई सारे संघर्ष किए, जैसे कि सबसे पहले तो इन्होंने कौशल से संघर्ष किया। कौशल से क्यों किया, इसके पीछे के कई सारे कारण थे। जैसे कि बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी महाकौशला के भी शोक के कारण से मृत्यु हो गया था, जिसके कारण से प्रसेनजीत ने क्रोधित होकर के काशी को जो दान में दिया था उसे वापस ले लिया। काशी का क्षेत्र वापस पाने के लिए अजातशत्रु
और प्रसेनजीत के मध्य कई बार संघर्ष हुए। अंततः प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह जो है अजातशत्रु के साथ किया और पुनः क्षेत्र को वापस कर दिया। इसके बाद जो है वज्जी के साथ भी अजातशत्रु का संघर्ष होता है। इसके पीछे 3 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण तो यह था कि वैशाली के लिच्छवी वज्जी संघ के प्रमुख थे, जो सैनिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली हुआ करते थे और अजातशत्रु कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि हमारे सेना के अलावा किसी भी सेना की इतना ज्यादा शक्तियां हो, और वो चाहता था कि किसी भी तरह से इनकी शक्तियों को कमजोर किया जाए। यद्यपि उस समय वैशाली का प्रमुख राजा चेतक हुआ करता था, जिन्होंने 9 लिच्छवियों, 9 मलों, काशी और कौशल के 18 गणराज्यों को मिला करके एक मजबूत संघ बनाया और अजातशत्रु के साथ संघर्ष किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस संघर्ष से अजातशत्रु को कोई परिणाम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण से अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से परामर्श लिया और उन्होंने उसे एक निष्कर्ष दिया। महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु को बताया कि यदि तुम वज्जी संघ को समाप्त करना चाहते हो तो पहले तुम्हें यहाँ पर फूट डालना होगा, यानी कि वज्जी संघ को ही तुम्हें तोड़ना होगा। और इस बात की जानकारी जब मिली अजातशत्रु को, तो अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशस्कार की सहायता से वज्जी संघ में फूट डलवा दी, और जैसे ही वज्जी संघ टूटा, वज्जी संघ कमजोर हो गया और वज्जी को फिर अजातशत्रु ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। वज्जियों के साथ इस युद्ध में अजातशत्रु ने 2 गुप्त हथियारों, जिनमें नाम आता है रथमूसल और महाशिलकंटक, इसका प्रयोग किया था। इस प्रकार लगातार 16 वर्षों के चल रहे इस संघर्ष में अजातशत्रु विजयी हुआ और वज्जियों का साम्राज्य मगध में मिला लिया गया। वैशाली के इस युद्ध में आजीवक संप्रदाय के आचार्य, जिसका नाम था मखली गोशाल, वो एक प्रत्यक्षदर्शी थे, क्योंकि उनका मृत्यु भी इसी युद्ध में हो गया था। इसके पश्चात अजातशत्रु ने मल्लों को भी पराजित किया था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2023 के शिफ्ट 1 में। प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा महाशिलकंटक और रथमूसल नामक 2 गुप्त युद्ध शस्त्रों का प्रयोग किया गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदर्शक या फिर समुद्रगुप्त? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वशस्कार ने बुद्ध से निम्न में से कहां पर भेंट की थी? तो कहां पर किया था? राजगृह में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका। आगे यदि हम बात करें तो सुमंगल विलासिनी से पता चलता है कि गंगा नदी के किनारे रत्नों की खान हुआ करता था, जिस पर मगध और वज्जी संघ दोनों आपस में संघर्ष कर रहे थे इसे प्राप्त करने के लिए। तो ये दूसरा कारण बताया जाता है। तीसरा कारण बताया जाता है जैन ग्रंथों के अनुसार कि लिच्छवी राजकुमारी चेलना से उत्पन्न बिंबिसार के 2 बेटे थे, जिसका नाम था हल और बेहल। बिंबिसार ने इनको अपनी हाथी यानी कि सेनाग और रत्नों का हार दिया था। अजातशत्रु ने राजा बनने के बाद इन दोनों वस्तुओं की मांग की। अंततः हल और बेहल दोनों ने अपने नाना चेतक के पास भाग गए। चेतक ने दोनों वस्तुओं को देने से मना कर दिया, और जिस कारण से अजातशत्रु क्रोधित हुए और अजातशत्रु जो हैं वज्जी संघ के ऊपर आक्रमण कर दिए। तो ये 3 प्रमुख कारण थे वज्जी संघ के ऊपर संघर्ष करने का। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की धार्मिक नीतियों के विषय में। अजातशत्रु को बौद्ध एवं जैन दोनों ही अपने अपने मत का अनुयायी मानते हैं। भरूच स्तूप के वेदिका पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाए गए हैं। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध का मृत्यु हो गया था, और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बुद्ध के धातु अवशेषों पर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण भी अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था। इसके अतिरिक्त अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में। तो ये पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। 32 वर्ष के शासन के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन के द्वारा मार डाला गया। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के उत्तराधिकारियों के विषय में। अलग अलग स्रोतों में इसके उत्तराधिकारियों के विषय में अलग अलग जानकारी मिलती है। जैसे कि बौद्ध स्रोतों के अनुसार बताया जाता है कि अजातशत्रु के मृत्यु के बाद उदयभद्र शासक बना। उसके बाद आया अनिरुद्ध
उसके बाद मुंडा और उसके बाद आया था नागदशक। जबकि पुराणों के अनुसार अगर हम माने तो पुराणों में कहा गया है कि अजातशत्रु के मृत्यु के बाद अगला शासक दर्शक बना था, उसके बाद नंदीवर्धन, उसके बाद उदयन और उसके बाद आया था महानंद। तो ये कुछ प्रमुख शासकों के क्रम हैं जो आप लोग याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर जो कि अजातशत्रु से जुड़ा हुआ है। मंजीव निकाय के अनुसार अजातशत्रु ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र के महत्व को पहचाना और लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध और सुरक्षा के लिए पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण करवाया था और इसके उद्घाटन के लिए महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया था। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन के विषय में, या फिर कहें तो उदयभद्र के विषय में। इसका कार्यकाल 460 से लेकर के 444 ईसा पूर्व के बीच रहा है। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन या फिर कहे तो उदयभद्र को कुलीनों और आमत्यों के सहयोग से राजा बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनकी माता को लेकर के मत में भिन्नता है। जैसे कि जैन ग्रंथों में बताया गया है कि उदयन की माता पद्मावती थी, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि उदयन की माता परसेनजीत की पुत्री वजीरा थी। तो ये बात आप लोग याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो उदयन को जैन ग्रंथों के अनुसार पितृभक्त बताया गया है, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसे पितृहंता कहा गया है, यानी कि पिता की हत्या करने वाला। बिंबिसार के समय उदयन जो था वो चंपा का उपराजा हुआ करता था। ये पॉइंट को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। परिशिष्ट पर्वन, गार्गी संहिता, वायु पुराण के अनुसार उसने यानी कि उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था और बाद में उसने अपना राजधानी भी बनाया था। गार्गी संहिता में उदयन को धर्मात्मा कहा गया है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो उदयन के समय में भी अवंती और मगध के मध्य निर्णायक युद्ध नहीं हो सका था। ऐसा इसलिए क्योंकि अवंती समझता था कि हर्यक वंश के जो शासक हैं वो बहुत ज्यादा सैनिक दृष्टि से मजबूत है, जबकि मगध के शासक समझते थे कि नहीं, अवंती के जो राजा हैं वो सैनिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, तो ये आपसी संघर्ष नहीं कर सके थे। तो ये पॉइंट को याद रखना। बाद के दिनों में अवंती को शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग के द्वारा मगध में मिलाया जाता है। उदयन की धार्मिक नीति की अगर हम बात करें तो उदयन जो है वो जैन मतानुयायी था, यानी कि जैन मत को मानता था। उसने राजधानी में एक जैन चैत्यगृह का भी निर्माण करवाया था और वह प्रतिदिन आचार्यों के उपदेश को सुनता था। लेकिन क्या होता है कि एक दिन किसी व्यक्ति ने उपदेश सुनने के दौरान ही छुरे से हत्या कर दी उसकी, और हत्यारा अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त ऐसा माना था कि कोई गुप्तचर ही था। आगे यदि हम बात करें तो उदयन के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 ईसा पूर्व तक शासन किया और ये सभी शासक निर्बल और विलासी थे। महावंश टीका के अनुसार अंततः प्रजा, जिनमें शामिल है पौरों, अमात्यों और मंत्रियों, इन्होंने नागदशक को सिंहासन से उतार करके उसके स्थान पर अमात्य शिशुनाग को राजा बनाया था और यहाँ से ही शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल था 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश के पहले राजा थे शिशुनाग। तो चलिए अब हम बात करते हैं शिशुनाग के विषय में। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार अंतिम मगध नरेश नागदशक के शासनकाल में शिशुनाग जो है संभवतः बनारस का वायसराय हुआ करता था। आगे यदि हम बात करें तो हर्यक कुल की तरह शिशुनाग कुल भी नागवंशी थे। शिशुनाग ने वैशाली नगर की पुनः स्थापना किया था क्योंकि यह जो है उसकी मां की जन्म स्थल थी और उन्होंने इसे अपना राजधानी भी बनाया था। ध्यान यह भी रखना कि वैशाली पहले उसकी दूसरी राजधानी थी, जो बाद के दिनों में इसे उन्होंने मुख्य राजधानी बनाया था। उसने ही सर्वप्रथम अवंती को जीत करके मगध में मिलाया था। चूंकि वत्स पर अवंती का ही अधिकार था तो अवंती को जीतने के बाद वत्स के ऊपर भी मगध के शासकों का ही यानी कि शिशुनाग वंश का ही अधिकार हो गया था। शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक, जिसे कि अलग अलग स्रोतों में काकवर्ण भी कहा गया है। इसका शासनकाल होता है 394 से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक। तो चलिए अब हम बात करते हैं कालाशोक के विषय में। शिली महाकाव्य के अनुसार कालाशोक और पुराणों और दिव्यावदान के अनुसार
काकवर्ण जो है वो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। यह अपने पिता के समय काशी प्रदेश का शासक रह चुका था और इन्होंने अपनी राजधानी पुनः जो है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। यानी कि कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष यानी कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसी संगीति में बौद्ध धर्म जो है दो हिस्सों में बंट जाता है, एक अस्थवीर और दूसरा महासांघिक। बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण राजधानी के समीप घूम रहा था, उसी समय किसी व्यक्ति ने उसको छुरा घोंप करके हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 बेटे थे जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक शासन किया था। अंत में नंदीवर्धन या फिर कहे तो महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक बना और इसके बाद जो है शिशुनाग वंश की समाप्ति हो गई और इसके बाद जो है एक नया राजवंश आया जिसे नंद वंश के नाम से जाना जाता है। नंदों ने 344 से लेकर के 322 या फिर कहे तो अलग अलग पुस्तकों में बताया गया है 324, तो नंदों ने 344 से लेकर के 324 ईसा पूर्व तक शासन किया था। पुराणों, बौद्ध व जैन परंपराओं के अनुसार नंद वंश में कुल 9 राजा थे, जिसके कारण से नंद वंश को नवनंद के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार माना गया है कि उन राजाओं में से एक पिता थे, बाकी 8 उसके पुत्र थे। महाबोधि वंश के अनुसार यदि हम राजाओं के क्रम देखें तो सबसे पहले आया था महापद्म नंद, जिसे उग्रसेन भी कहा जाता है और इन्होंने ही नंद वंश की स्थापना किया था। इसके बाद आया था पंडुक, उसके बाद पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक जिसे गोविशक कहा गया है, दाससिधक, कैवर्त और धन को धनानंद के नाम से जाना जाता है। इन 9 राजाओं में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है महापद्म नंद और सबसे अंतिम में धनानंद। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2012 में, निम्नलिखित नंद राजाओं को तिथि क्रमानुसार क्रम में लगाएं, गोविंशक, पंडुक, उग्रसेन और धन। तो सबसे पहले आ जाएगा उग्रसेन आपका, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर पंडुक, उसके बाद आ जाएगा गोविंशक और सबसे अंतिम में आएगा धन, यानी CBAD ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए एक एक करके महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महापद्म नंद के विषय में, जिन्होंने नंद वंश की नींव रखा था। वह नंद वंश का सबसे महान शासक था। महापद्म नंद को कई सारी उपाधियां भी प्राप्त था, जैसे कि द्वितीय परशुराम यानी कि अप्रो परशुराम। इसके अतिरिक्त भार्गव, सर्वछत्रांतक, एकराट, कली का अंश, ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां महापद्म नंद को मिली हुई थी। मत्स्य पुराण में महापद्म नंद की विजयों का उल्लेख मिलता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम मगध शासक महापद्म नंद को माना जाता है। इसने अपने साम्राज्य के विस्तार कलिंग, कोशल, अस्मक और हैय तक किया था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके कलिंग विजय का प्रमाण भी मिलता है। इसने कलिंग को विजय करने के पश्चात कलिंग में नहर का निर्माण भी करवाया था। इसके अतिरिक्त 12वीं सदी के मैसूर से प्राप्त अभिलेखों में नंदों द्वारा कुंतल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिला है। कुंतल क्षेत्र में दक्षिणी महाराष्ट्र और मैसूर का उत्तरी भाग शामिल था। जैन मंत्री कल्पक की मदद से उसने सभी क्षत्रियों का भी नाश किया था। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। अंततः 28 वर्षों तक शासन करने के पश्चात जो है इन्होंने जो है अपनी राजगद्दी अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया था। अब हम बात करते हैं धनानंद के विषय में। धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। आगे यदि हम बात करें तो वह सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो है धनानंद के समय में ही हुआ था। अब यहाँ पर चूंकि सिकंदर की बात हो रही है तो सिकंदर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जिसे याद कर लेना आप लोग क्रम वाइज। जैसे कि 331 ईसा पूर्व में अरबेला का युद्ध किया था सिकंदर, जहां पर सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया था और उसकी राजधानी पारसी पुलिस को जला करके खत्म कर दिया था। इसके बाद 326 ईसा पूर्व में हैडेस्पीस का युद्ध किया था। सिकंदर और पोरस के बीच में यह युद्ध हुआ था, जहां पर सिकंदर जो है विजयी रहता है। इसके बाद 325 ईसा पूर्व में भारत से सिकंदर जो है वापस अपना क्षेत्र चला जाता है और अंततः 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो ये सिकंदर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आप लोग याद रखना।
आगे यदि हम बात करें तो यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज कहा है, जबकि पुराणों के अनुसार इसका नाम जो है औगरसेन रखा गया था। नंदवंश के राजाओं ने बृहद मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके पास एक विशाल सेना भी थे और सेना का जो सेनापति था वो था भद्रसाल। भद्रसाल जो है धनानंद के समय सेनापति हुआ करता था। आगे यदि हम बात करें तो धनानंद बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए थे और पाटलिपुत्र को संपूर्ण उत्तर भारत का केंद्र बनाया था। कथासरित सागर के अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। टर्नर के अनुसार धनानंद को धन बटोरने का बहुत ज्यादा इच्छा हुआ करता था। नंदों की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख संगम कवि मामूल नार के द्वारा किया गया है। फाइनली 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद अपनी शक्ति के अहंकार और चाणक्य के अपमान के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश की समाप्ति के पश्चात एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है मौर्य साम्राज्य। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2012 में, दिसंबर 2015 में और जून 2020 में। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंदवंश के शासकों का संचित धन के बारे में उल्लेख किया है? अवैयार, मामूल नार, परनर या फिर इलांगो आदिगल? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मामूल नार। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। नंद शासकों ने माप तोल की एक नई प्रणाली शुरू किया था जिसका नाम था नंदोपक्रमानी मानानी। इसकी पुष्टि पाणिनि की अष्टाध्यायी के द्वारा भी होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाट माप का मानकीकरण भी किया था। नंदवंश के शासकों ने गंगा घाटी के निर्बल राजवंशों का अंत करके एक सुदृढ़ और केंद्रीय प्रवृत्ति वाले साम्राज्य की स्थापना किया। इनके समय में इनका साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध था। नंदवंश के शासकों ने राज्य के दो मुख्य आधार स्थल सेना और कोष में अभूतपूर्व वृद्धि किया था जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की आधारशिला बने थे। आगे यदि हम बात करें तो मुद्रा राक्षस के अनुसार नंदवंश के विनाश में जैन धर्म की मुख्य भूमिका रही है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म और नंदवंश के बीच जुड़ाव के विषय में। नंदवंश के शासक जैन मत के पोषक थे। पोषक का मतलब होता है मानने वाले और उसके सहायता करने वाले। प्रथम जैन मंत्री कल्पक था जिसकी सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश किया था। धनानंद का जैन अमात्य सकटाल था जिसकी मृत्यु के पश्चात उसका बेटा स्थूलभद्र को मंत्री बनाया गया था, लेकिन स्थूलभद्र ने मंत्री बनने से इनकार कर दिया जिसके पश्चात स्थूलभद्र के भाई श्रीयक को मंत्री बनाया गया था। इस प्रकार से नंदों के अधीन मंत्री का जो पद था वो वंशानुगत था। तो दोस्तों वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के विषय में बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।